जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ठीक है, आज हम लेक्चर कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर 4 है वो देखने वाले हैं। इसका मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है और हमारा चैनल का नेम यही है @accuracy_is। यूट्यूब का भी चैनल नेम और टेलीग्राम का भी चैनल नेम सेम है। तो आप यूट्यूब पे ये लेक्चर देखोगे और कई नोट्स आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा एज इट इज़। ठीक है, तो अभी आज हम आज के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और कॉम्बिनेशन लेक्चर वो कल एंड हो जाएगा। तो टोटल 5 पार्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर नोट्स अरेंज कर दूंगा। और जैसे कि मैंने परमुटेशन आपको पढ़ाया हुआ है, परमुटेशन का मैंने आपको नोट्स भी दिया हुआ है। उसमें मुझे कुछ मतलब 5 to 10 क्वेश्चन एडिशनल मिले हैं, तो वो नोट्स में मैं ऐड कर रहा हूँ। वो उन्हीं टाइप के, वो कोई अलग नहीं है, तो उनको मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, तो जो आपने पहले प्रिपेयर करे आपको फिर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। जो नए क्वेश्चन है आप बस उतने देख लेना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मीटिंग वॉज ओवर each person present in a room shook hand with every other person present in the room. If total number of handshakes are 190, how many people are present in the room? देखो, अभी हमें जनरली क्या होता था, हमें जनरली नंबर ऑफ पीपल बता होते थे और हमें बता होता था हैंडशेक करने के लिए 2 चाहिए। अभी हमें ये बतानी है इस बार, और हमें जो टोटल आया है हैंडशेक उसकी वैल्यू दी है। हैंडशेक की वैल्यू है हमारी 190। तो अभी ये क्या है कि हम थोड़ा सा ये रिवर्स टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको एन, आप एज्यूम करोगे एन नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, और हैंडशेक के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं, 2 लोग लगते हैं। तो हमारा क्या होगा, NC2 होगा। ठीक है, आप चाहे तो ये अलग अलग इनको वैल्यूज लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारा NC2 का वैल्यू दिया 190, तो हमारा NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, NC2 को ऐसे लिखेंगे, r की जगह 2 आएगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 190। अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये नीचे 2 फैक्टोरियल है ना, हम जो ऊपर वाला n फैक्टोरियल उसको कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाइड में, और इसके साथ फैक्टोरियल आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये बाहर का 190 एज इट इज रहेगा। आपके पास क्या बचा, n माइनस 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल बचा हुआ है। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो आपका ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 190 इंटू 2 कितना होगा आपका, 380 होगा। तो आपका n n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 है। इसका मतलब क्या है, आपका पहला नंबर है और उससे एक छोटा नंबर लेना है, एक से छोटा वाला नंबर लेना है। तो मैं 380 को कैसे लिख सकता हूँ, 20 मल्टीप्लाइड बाय 19। तो देखो n का वैल्यू 20 बन जाएगा, n माइनस 1 का वैल्यू 19 बन जाएगा। तो आपका n इज इक्वल टू 20 आएगा डायरेक्टली। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता, ऐसे आप n स्क्वायर वगैरह बनाते और फिर सॉल्व करते, उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। तो उससे बेस्ट आपका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे 2 नंबर से। ठीक है, जिनमें एक का डिफरेंस होगा, एक है 20 एक है 19। ठीक है, तो आपका n का वैल्यू आ गया 20। तो आपके टोटल पीपल कितने लगेंगे, आपको 20 लगेंगे। तो ये आपका बी आ गया। तो हम उसी फॉर्मूला का रिवर्स एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म फ्रॉम 18 इक्विडिस्टेंट पॉइंट लाइंग ऑन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। आपको 18 पॉइंट दिए हैं, आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं, 3 पॉइंट लगते हैं। तो आपका बनेगा 18C3 बनेगा। तो आप डायरेक्टली 18C3 हमें कैलकुलेट करना है, हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा। तो हमारे n का वैल्यू 18 होगा और हमारा r का वैल्यू 3 होगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, सेम कैलकुलेशन करना है, सेम फॉर्मूला है। तो ये कैलकुलेशन आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ से जो कैलकुलेशन नीचे दिया ना, ये आप एक बार खुद कैलकुलेट कर लेना। ये तो आपको समझ में आ गया ना, हमने 18C3 क्यों लिया है। 18 टोटल पॉइंट है, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये थोड़ा क्वेश्चन, ये डिफरेंट, ये पुराने क्वेश्चन है। ठीक है, तब ये लोग सीसैट वर्ड यूज नहीं करते थे, लेकिन मैं हर जगह पे एज इट इज ये टेम्पलेट बना दिया हूं, तो बस सामने ईयर चेंज कर देता हूं। ठीक है, आपको क्या दिया है, ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 3 बॉयज आर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 बॉयज। आपको 3 लोगों का ग्रुप बनाना है 5 में से, और 5 बॉयज के नाम दिए आपको ABCDE। और आपको क्या बोला है, दैट नो ग्रुप कैन कंटेन बोथ C and D। मतलब C and D आपके एक साथ नहीं होने चाहिए। ये हमने नॉट टुगेदर वाला जो टाइप है ना, हमने परमुटेशन में सॉल्व किया हुआ है।
यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन में जब करना है हमको सेम टाइप से करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है, नॉट टुगेदर निकालना है। नॉट टुगेदर निकालने का हमारा मेथड क्या था, हमें पहले टोटल निकालना पड़ता है और उसमें से किसको माइनस करना पड़ता है, टुगेदर को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम फिर से वही देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने परमुटेशन में इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे, लेकिन अब कॉम्बिनेशन में यही मेथड हमको वापस यूज करना है। तो टोटल क्या आएगा, 3 लड़कों को सिलेक्ट करोगे 5 में से, तो उसका बनेगा 5C3 बनेगा। अगर मैं सी और डी को एक साथ ले लेता हूं, देखो मुझे 3 प्लेस भरने थे। कितने प्लेस भरने थे, 3। 3 में से एक मैंने सी को दे दिया, एक डी को दे दिया, तो बचे हुए इस एक प्लेस के लिए मेरे पास कितने लोग बचे हैं, 3 लोग बचे। तो 3 लोगों में से मुझे एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3C1 बनेगा। तो ये इक्वेशन 2। ये फॉर्मूला मैं बीच बीच में इसलिए डाल रहा हूं ये, क्योंकि आपको याद रहे कि हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे ये नोट्स में मुझे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप मतलब फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, तो आपके आंखों के सामने रहेगा तो बेटर है। तो हमें क्या करना है, हमें सी और डी एक साथ नहीं चाहिए, तो हमें टोटल माइनस क्या करना पड़ेगा, जब ये सी और डी टुगेदर होंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा टोटल बनता है 5C3 और बीच में ये माइनस और 3C1। ठीक है, और यहाँ पे 3C1 क्यों आया है उसका भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखो जहां पे ऐसे मेथड बदलता है या टाइप बदलती है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप सर्कल करके रख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको अच्छा प्रैक्टिस रहेगा आपका। 5C3 को कैसे लिखोगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, बीच में माइनस एज इट इज, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये बस इसको सॉल्व किया ब्रैकेट को, 2 फैक्टोरियल, इधर का ब्रैकेट सॉल्व किया 2 फैक्टोरियल। अब इसको लिखोगे 5 4 3 फैक्टोरियल लिखोगे, नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये 2 और ये 4, या बचे 2 यहाँ पे, तो ये 5 इंटू 2 बचा। अब इधर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखोगे, नीचे 1 इंटू 1 2 फैक्टोरियल, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और ये 3 बचा, तो आपका 10 माइनस 3 आपका आ गया आंसर 7। तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया आपको, अ स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, तो आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेने हैं 5 में से। ठीक है, और वो सब्जेक्ट के नाम दिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2। लेकिन ये कंडीशन पे आपको फोकस करना है कि मैथमेटिक्स 2 आप तभी दे सकते हो जब मैथमेटिक्स 1 भी ले रहा है, तो मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 कंपलसरी एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन मेन होता है, तो इस कंडीशन को मार्क करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द 2 सब्जेक्ट ऑप्टेड। देखो अब इसमें क्या होगा कि आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं 5 में से। अगर आपने कंडीशन है मैथमेटिक्स 2 लेना है तो मैथमेटिक्स 1 भी जाएगा। अब मुझे बताओ मैथमेटिक्स 2 लेने का कितना कितना तरीका से ले सकते हो आप, एक ही तरीके से ले सकते हो। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 के साथ मैथमेटिक्स 1 कंपलसरी जाएगा, वो एक ही तरीके से जाएगा। या फिर आपका ऑप्शन क्या आएगा दूसरा। ठीक है, अभी दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप मैथमेटिक्स 2 मत लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट अदर देन मैथमेटिक्स 2, मतलब आप मैथमेटिक्स 2 नहीं ले रहे हो। अगर मैथमेटिक्स 2 को हटा देते हो तो आपके पास कितने सब्जेक्ट बचते हैं, 4 सब्जेक्ट बचते हैं, 4 में से आप 2 ले सकते हो। देखो मैथ 1 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, केवल मैथ 2 के ऊपर कंडीशन। अगर मैथ 2 आता है तो मैथ 1 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैथ 2 नहीं है तब आप मैथ 1 ले सकते हो, ये ऑप्शनल में है। तो आपको 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो आपका क्या होगा, 4C2 को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 6 आएगा। देखो ये पहला कंडीशन था कि मैथ 2 लोगे तो मैथ 1 भी आएगा, ये एक तरीके से हो सकता था। और मैथ 2 नहीं लोगे तो बचे हुए इसमें से कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो हमारा टोटल क्या आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिशन, 1 + 6 आपका आएगा 7 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन फॉर्म करना आना चाहिए। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये कंडीशन हम बना रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ पे हम जो कंडीशन बना रहे हैं, ये कंडीशन बनाना आपको ज्यादा मेन है अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको क्या किया है, अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 9 आइडेंटिकल स्मॉल स्क्वायर, मतलब आपके पास 9 स्क्वायर है, उसमें से क्या बोला है, 6 आइडेंटिकल बॉल है, मतलब 6 बॉल्स है, टू बी प्लेस्ड इन दिस स्मॉलर स्क्वायर, मतलब इसमें स्क्वायर में डालना है। ठीक है, सच दैट ईच ऑफ 3 रोज गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल, मतलब ये जो स्क्वायर है इस तरीके से आपके 9 स्क्वायर है, ऐसे 3 कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि सच दैट ईच ऑफ द 3 रोज गेट एटलीस्ट 1 बॉल, मतलब सब रो में मिनिमम 1 बॉल आना चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकता है।
वन बॉल इन वन स्क्वायर ओनली, एक स्क्वायर में एक ही बॉल लेना है, ठीक है। अब आपको पूछा हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस कैन बी डन, तो आपके पास क्या है, 9 स्क्वायर है और 6 बॉल है, तो कैसे आप फिल कर सकते हो उसको, 9c6 से। तो आप इस फॉर्मूला से 9c6 को कैलकुलेट करोगे। 9c6 का वैल्यू देखो फॉर्मूला यही है। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम इधर डायरेक्ट आएंगे, तो उसका आंसर आएगा 84। तो अगर आपने 9c6 निकाला तो उसका आंसर आता है 84, लेकिन आपका ये डायरेक्ट आंसर है क्या, नहीं है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ केसेस इन विच वन रो इज नॉट फिल्ड। अगर आप एक रो को फिल्ड नहीं करते, ठीक है, तो ऐसे केसेस कितने बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। देखो हमें वो केस भी लेना पड़ेगा ना जिसमें हम उस रो को एम्प्टी रख रहे हैं। हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है, केवल वो कंडीशन कैलकुलेट करने को बोला है जिसमें हर रो में एक बॉल आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि मतलब जैसे आपके ये 3 रो है, ठीक है, और केवल 2 रो में बॉल आ गई, ऐसे 1 2 3, ऐसे ये 2 रो फिल हो गए और एक रो आपका एम्प्टी छूट गया, ठीक है, ये रो 1 पहली बार एम्प्टी छूटा और एक आध बार रो 2 एम्प्टी रहेगा, मतलब ये फिल हो जाएगा ऊपर का नीचे का, फिर कभी रो 3 एम्प्टी रहेगा। तो ये 3 तरीके से एम्प्टी हो सकता है, तो आपको वो लेना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट 1 बॉल चाहिए हर रो में। तो ये जो एम्प्टी वाले थे इनको माइनस करना पड़ेगा। तो 84 हमने टोटल निकाला था, 84 हमने निकाला था टोटल, उसमें से हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आएगा आंसर 81। तो आप इसको मार्क कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि आपको वो कंडीशन भी लेनी है जिसमें रो आपका एम्प्टी छूट सकता है। हमने ये तो टोटल वेज निकाले थे, ठीक है, टोटल वेज। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर लेना, स्टार कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाएगा, आपका करेक्ट आएगा। और वैसे भी आप एक चीज ये कर सकते हो, अगर आप 9c6 निकालते हो, 9c6 का आपका आंसर 84 आता है, तो 84 के नजदीक वाला आंसर कौन सा है। देखो आप अगर इतना ही निकाल लेते हो तो 84 के नजदीक का आंसर डी है, तो आप डी को मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके नजदीक कोई नंबर दिया नहीं है। बाकी ये आपको अगर आगे का भी प्रोसेस नहीं आता है तब भी आपका एग्जाम में आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन वैसे तो आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेना, नेक्स्ट क्या है, 10 पॉइंट्स आर ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन विच 5 आर कोलिनियर, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट्स एज अ वर्टाइसिस। तो आपको कोलिनियर वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। जो कोलिनियर होता है, तो मैं आपको समझने के लिए बताता हूं, कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में होते हैं। जैसे हमें 5 पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट हमारे क्या होंगे, ये जो पॉइंट्स है हमारे 5, ये सब एक लाइन में होंगे, तो इनको कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे होंगे, एक लाइन में हो, इनको कोलिनियर बोला जाता है। तो हमारे पास 5 पॉइंट कोलिनियर है 10 में से, ठीक है, हमारे पास टोटल 10 पॉइंट है, 10 में से 5 कोलिनियर है, तो 5 क्या होंगे, 5 आपके नॉन कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर मतलब नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में होंगे उनको कोलिनियर बोलेंगे, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है उनको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। आप ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस होते हैं उनको हम नाम दे देंगे, ऐसे जैसे ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल का यहां से शुरुआत किया तो ये 0, ये 1 और ये 2, ये ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस है हमारे, ठीक है। अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है ऐसे, तो मुझे बताओ ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में आप 2 ही पॉइंट स्ट्रेट लाइन वाले ले सकते हो, लेकिन जब ये पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट क्या लेना पड़ेगा आपको, मतलब नॉन कोलिनियर लेना पड़ेगा। तो हम पहला केस ले लेते हैं कि इसके जो तीनों वर्टाइसेस है ये नॉन कोलिनियर है। हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने थे, देखो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने थे, हमारे पास 5 थे। अगर हमें इसमें ट्रायंगल बनाना है तो हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 5c3 लेना पड़ेगा। तो यह हमारा पहला केस बना, ठीक है। अब हमारा दूसरा केस और में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ट्रायंगल बना रहे, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, एक वर्टेक्स आप ले लोगे कोलिनियर में से, ठीक है, मतलब आपको 3 लेने थे, जैसे ट्रायंगल में 3 पोजीशन है, ये 2 और ये 3 है, तो एक हम ले लेंगे कोलिनियर में से, तो कितने कोलिनियर पॉइंट है, 5, वो बनेगा 5c1 बनेगा। और बचे हुए 2 वर्टाइसेस कहां से लेंगे, नॉन कोलिनियर से, वो भी कितने हैं 5, उसका बनेगा 5c2 बनेगा। तो ये आपका केस 2 बना, ठीक है। अब तीसरा केस इसके और में ही है, मैं बीच में और वर्ड क्यों लिख रहा, और का मतलब होता है बीच में एडिशन आएगा, ठीक है। अब ये जब, अब हम एक वर्ड यहां पे क्या किया था, हमने कोलिनियर में से एक लिया था, अब हम क्या करेंगे, एक नॉन कोलिनियर में से लेंगे, उल्टा करेंगे केस को, ठीक है। तो 5 में से एक लोगे,
और हम 2 लेंगे कोलिनियर में से, मतलब 5 कोलिनियर में से, तो 5C1 5C2, यहाँ पे नंबर सेम दिया था इसके लिए सेम रहा, तो इक्वेशन 3। तो आपका जो टोटल आएगा क्या आएगा, पहले केस वाला प्लस दूसरे केस वाला प्लस तीसरे केस वाला, तो 5C3 प्लस 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 प्लस 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 5C2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये दोनों सेम है तो इनका एडिशन होगा तो क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा 5C1 इंटू 5C2, बाहर ये 5C3 है। अब आपका फॉर्मूला यही यूज करना है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। तो अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन आप कर लेना, सेम फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। इस स्टेप के बाद वो आप बस वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये टाइप को आप है ना मार्क कर लेना, और यहाँ पे कोलिनियर का आप जो मीनिंग मैंने बताया उसको लिख लेना यहाँ पे। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जो एक लाइन में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सच दैट डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे जो ऑर्डर दिया ना, ये परमुटेशन वाला ऑर्डर नहीं बोला है, ये केवल आपको बोला गया है ऑर्डर। देखो जब परमुटेशन करना है, कॉम्बिनेशन करना है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड ऑर्डर मेंशन करके नहीं बताएगा वो, ठीक है। ये केवल आपको नंबर किस ऑर्डर में लेना है उसका बता रहा है। देखो परमुटेशन वाला जो ऑर्डर होता है उसका मीनिंग क्या होता है, परमुटेशन वाले ऑर्डर का मीनिंग ये होता है, परमुटेशन में ए बी और बी ए इनको अलग अलग कंसीडर करके इनको 2 टर्म्स कंसीडर किया जाता है, और कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, ए बी और बी ए इन दोनों को सेम कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इनका एक ही टर्म कंसीडर किया जाता है कॉम्बिनेशन में। तो आप समझ लेना परमुटेशन में ऐसे ए बी और बी ए अलग अलग होता है, और कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए एक ही होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम यहाँ पे इस ऑर्डर का डिस्कशन कर ही नहीं रहे, हम यहाँ पे नंबर कैसे लिखना है उसके ऑर्डर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्डर डायरेक्ट मेंशन किया, इसका मतलब ये नहीं कि परमुटेशन से करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार करके रख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप यहाँ ऑर्डर पढ़ लोगे और आप सोचोगे डायरेक्ट परमुटेशन करना है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो आप इसको स्टार कर लेना। आपको देखो क्या किया है, आपको ये 9 डिजिट दिए और आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूं कि मैं अगर जो 1 है 1 को मैं फिक्स कर देता हूं। देखो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसे इंक्रीज होना चाहिए, तो मैं इसको 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो मुझे ये 2 डिजिट को फिक्स करना है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला जो है ना, तो मुझे 3 डिजिट नंबर करना है, उसमें से एक मैंने पहली फिक्स कर दी 1 से, तो बचे हुए 2 नंबर मुझे कहां से लेना है, देखो ये हट गया। अब कितने नंबर बचे, 8 नंबर बचे, तो बचे हुए 8 नंबर में से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, 8C2 आएगा। अब आप लोग बहुत लोग बोलोगे कि मैं कॉम्बिनेशन ही यहाँ क्यों यूज कर रहा हूं। देखो अगर मैं पहला डिजिट 1 लेता हूं और मेरा ये डिजिट 2 और 3 आ जाता है, ठीक है, ऐसे, और अगर मैं परमुटेशन लेता तो ये इस तरीके से भी ले लेता, तो परमुटेशन में ये दोनों काउंट हो जाते, 1 2 3 और 1 3 2 दोनों डिजिट काउंट कर लेता। लेकिन हमें ये डिजिट चाहिए क्या, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज वाला है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें केवल एक डिजिट चाहिए, और इसीलिए हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या कर देता है, ये दोनों डिजिट का एक बार ही काउंट करता है, तो हमें इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर देना, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे परमुटेशन करेंगे और गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका हो गया 8C2। अब मैं सिमिलरली यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 ले लेता हूं, तो मुझे देखो ये ऐसे 3 प्लेस थे, यहाँ 2 ले लिया, अब कितने प्लेस एम्प्टी बचे, 2 प्लेस एम्प्टी बचे, और मेरे नंबर कितने बचे हैं 7, तो 7 में से 2 लेना है, 7C2। सिमिलरली आप 3 4 5 6 7, देखो आपको ये तो आपको बस पहली डिजिट भरनी है। अगर मैं यहाँ 7 लेता हूं तो ये क्या आएगा 8 9, तो आप ज्यादा से ज्यादा पहली डिजिट 7 तक ही बढ़ा सकते हो, 7 से ऊपर आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मैं पहली डिजिट यहाँ पे 3 4 5 6 7 ले लेता हूं और इनको फिक्स कर देता हूं, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 6C2 5C2 4C2 3C2 2C2, और ये सारे कंडीशन क्या है, और में है। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे इक्वेशन, आपका इन सबका एडिशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 6C2 5C2 ये जो है ना 8C2 7C2 इन सबका आपको एडिशन लेना पड़ेगा। तो इनका एडिशन लेना है ना आपको, ये एडिशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप इनका सबका अलग अलग कैलकुलेट करते बैठोगे। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, हमें सबका C2 निकालना है, तो मैं NCR है तो R की जगह में वैल्यू 2 रख देता हूं, और जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसको ही सॉल्व कर लेता हूं।
तो n c2 बनेगा, n फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, n मल्टीप्लाई सॉरी n फैक्टोरियल कैसे लिखूंगा, n ब्रैकेट में n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, n c2 का वैल्यू, ये बॉक्स बचेगा n माइनस 1 ब्रैकेट में नीचे 2 है। अभी इसको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे हर एक के लिए। जैसे 8c2 था तो n की वैल्यू 8 डाली और यहाँ पे n माइनस 1 था तो 8 माइनस 1, नीचे का 2 एज इट इज। ये आपका 7 माइनस 1, ठीक है, ये 6 माइनस 1, 5 माइनस 1, 4 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1। अब मैंने यहाँ पे इसको लिखा 8 7 7 6 जो सॉल्व किया, ठीक है, बाद में 2 से डिवाइड किया सबको, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपका ये बचेगा, उसके बाद आप एडिशन करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मुझे सबके लिए ये लंबा फॉर्मूला यूज करने के बजाय मैंने उसका एक छोटा फॉर्मूला बना लिया यहाँ पे। और आप देख लेना, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2009 में पूछा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी फिर से डालता है तो आपको समझना पड़ेगा ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेंदी क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप इस तरीके से फॉर्मूला बनाओगे, तब आपका शायद क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बना रहे फॉर्मूला, ठीक है, और वो फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनेगा। हमें क्या करना है, जैसे रेक्टेंगल बनाना है या जैसे पैरेललोग्राम बनाना है, तो रेक्टेंगल में क्या लगता है, 2 लाइन लगती है हॉरिजॉन्टल और 2 लाइन लगती है वर्टिकल, मतलब ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, ये आपकी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये आपको मालूम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी ऐसे होता है, 2 ऐसे पैरेलल लाइन है और 2 ऐसे पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो आपको मालूम है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मेरे पास n हॉरिजॉन्टल लाइन है और मुझे ये बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मुझे कितनी लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 2। तो वो कैसे होगा, n से सिलेक्ट होगा। अगर 2 वर्टिकल सॉरी n वर्टिकल लाइन है, उसमें से मुझे 2 लेनी है, तो वो कैसे बनेगा, n बनेगा। तो हमारा यही फॉर्मूला है, हम इसका जनरल फॉर्मूला बनाने वाले। देखो अभी n मल्टीप्लाइड बाई n टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। हमारा n फैक्टोरियल नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। देखो अभी हमने यहाँ जो फॉर्मूला बनाया ना, हम उसका रिपीट यहाँ बना रहे, ठीक है, कोई अलग नहीं बना रहे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अभी इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस 1 नीचे 2 बचेगा, और यहाँ पे भी n माइनस 1 और 2 बचेगा। अब मुझे बताओ, ये सेम चीज 2 बार आ गई है, तो क्या होता है, a इंटू ए, क्या होता है आपका, a इंटू ए का a स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के दिया है। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है, उसमें n हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइन है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा आपका, ब्रैकेट में है n माइनस 1 और नीचे 2 है और पूरे इसका स्क्वायर है। अभी हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, तो इस फॉर्मूला को आप मार्क कर देना, क्योंकि आप इसका डायरेक्टली आंसर निकाल पाओगे। आपको देखो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, 4 वर्टिकल लाइन दी है, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का जो नंबर है वो सेम रहेगा, तभी ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। नहीं तो ऐसे होगा कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन दी है और 6 वर्टिकल लाइन दी, आप फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब ये दोनों वैल्यू सेम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, तो हमारा यहाँ पे n क्या मिलेगा, डायरेक्टली 4 मिलेगा। जब दोनों वैल्यू सेम है तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। आपको पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो अब देखो यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। n की वैल्यू कितनी, 4, यहाँ पे n माइनस 1 4 माइनस 1, ठीक है, और ये नीचे 2, ये आपका 4 और ये 3 बचा है, यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे बचेगा 2, ठीक है। आपका 3 इंटू 2 कितना बना, सॉरी 2 इंटू 3 कितना बना, 6 बना, 6 का स्क्वायर 36। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, ये 2017 में पूछा है यूपीएससी, ठीक है। तो अगर ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा तो आप आंसर इसका क्विक निकाल सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके विद इन 1 मिनट सॉल्व होंगे, और ये आपको श्योर शॉट मतलब आपको 2.5 नंबर दे देंगे, और ये तब देंगे जब आपके पास ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हम सेम क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें पैरेललोग्राम पूछा है, यहाँ पे 4 4 दिया है, और ये भी क्वेश्चन सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, बस वर्ड चेंज किया है। ये देखो यूपीएससी 2019 में पूछा है सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यहाँ पे पैरेललोग्राम डाल के पूछा है, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है। तो आपको ये तभी सॉल्व होगा जब ये आपको बताए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है और 4 वर्टिकल लाइन दिया है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, वो n हमारा सेम नहीं आ रहा है,
हमारा एक वैल्यू 7 है, दूसरा वैल्यू 4 है, तो हमारा अलग अलग वैल्यू, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 में से 2 लेनी है, 7c2, 4 में से 2 लेनी है, क्या होगा आपका 4c2, और दोनों का ऐसे कंपलसरी साथ में जाना होता है, तो एंड आएगा, तो मल्टीप्लाई। सॉरी, ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था। अब मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे वीडियो बंद हुआ था। ठीक है, तो अभी हम 11 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या किया है, एन लाइन दी है, लेकिन आपको बताया नहीं है एन का वैल्यू क्या है, आपको पैरेललोग्राम दिया है। तो आपका फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सिंपली आपका यहाँ पे एन है, n-1, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, नीचे 2 है। ठीक है, तो आप समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लिया, यहाँ 10 आ जाता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये 100 एज इट इज रख रहे हैं, ये ऊपर का एक साथ ले रहे हैं, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 होगा। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये 100 इंटू 4 400 होगा। अब इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो ये बचेगा केवल ब्रैकेट वाला n-1, इधर आएगा 20। तो आपका बनेगा ये n स्क्वायर बनेगा, और अंदर क्या बनेगा, माइनस n बनेगा। आप चाहिए तो इस 20 को ऐसे भी लिख सकते थे, 5 इंटू 4 लिख सकते थे, इतना आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये n है, और उससे एक नंबर छोटा है, तो ये 5 है, उससे एक नंबर छोटा 4 है, तो आपका n का वैल्यू डायरेक्टली 5 आ जाएगा। या आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हो, इसमें बहुत टाइम जा सकता है आपका। ठीक है, और आपको याद रखना है, अगर इस मेथड से आप सॉल्व करते हो तो n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता। हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी निगेटिव नंबर का हमने स्टडी नहीं किया, तो आपका n का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए, जैसे आपको ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखे थे, NCR होता है, मतलब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n-r, मतलब रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आपका रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेम आता है। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है और ये रिजेक्टेड है। ठीक है, और दूसरे हमने ये भी क्वेश्चन करे थे जिसमें r का वैल्यू 0 होता है और r का वैल्यू 1 होता है, उस कॉम्बिनेशन का वैल्यू 1 आता है। तो आप इसको याद रखोगे तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर पाओगे। और ये एक यूजफुल है जहां डायरेक्ट पूछता है n-c1, मतलब आपने एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा तो उसका वैल्यू n आता है। आपका नेक्स्ट है, अगर ऐसे दिया आपको n-c(x) देता है इज इक्वल टू n-c(y), इसका मतलब क्या होगा, या तो x और y क्या होंगे, सेम होंगे, या तो y की वैल्यू क्या होगी, n-x होगी, या तो x प्लस y की वैल्यू n होगी। ठीक है, तो ये इतना मतलब ये एप्लीकेशन नहीं है, बस समझने के लिए आपको दे रहा हूं। आपका अगर ऐसे है NCR प्लस NCR-1, अगर आप लेते हो इनका एडिशन, तो ऐसे आएगा n+1 CR आएगा। तो ये मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको याद रहा तो ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा पूछेगा नहीं हो कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपका NCR है डिवाइडेड बाय NCR-1, यहाँ पे मैंने इस साइड लिखा है क्योंकि ये टाइपिंग होता नहीं है इक्वेशन में, बहुत बार इक्वेशन में इस साइड में टाइप करने के लिए जगह नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारा जैसे नॉर्मल राइटिंग है उसको आप वैसे लेना, इज इक्वल टू क्या आता है, n-r+1 डिवाइडेड बाय r आएगा। तो ये बनता है फॉर्मूला। हम इनके फॉर्मूले नहीं रख रहे, हम इसका डायरेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये तो पूछेगा नहीं कहीं पे, बस मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं। अगर आपका n इवन है, मतलब जैसे n, अगर आपकी n की नंबर है, n है 10 है आपका, ठीक है, और तब ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगा NCR का, NCR का ग्रेटेस्ट वैल्यू तब आता है जब r इज इक्वल टू आपका n/2 होता है। जब आपकी r की वैल्यू क्या बनती है, n/2, मतलब अगर आपका n 10 है तो r कितना होना चाहिए, 10/2।
मतलब आर की वैल्यू 5 रहेगी। जहां पे आर 5 रहेगा वहां पे कॉम्बिनेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जब आपका n ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर मतलब 13 होगा, तब एनसीआर की सबसे बड़ी वैल्यू कहां आएगी? या तो n+1/2 आएगी या तो n-1/2 आएगी। तो आर की वैल्यू सब जब ये होगी n+1/2 या n-1/2 होगी। अब देखो 13 में एक ऐड करोगे तो कितना होगा आपका? 14 होगा। 14/2 कितना होगा? 7 होगा। अगर इसमें एक माइनस करोगे तो ये 12 बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो 12 बनेगा तो कितना होगा आपका? सॉरी, 13-1 12, तो यहाँ 6 आएगा। तो जब आर की वैल्यू 7 या आर की वैल्यू 6 होगी तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आप ये डायरेक्टली याद रख लेना। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले सिंपल, तो आपको ये हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब आप सारे कॉम्बिनेशन लेते हो, 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, +3 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, +4 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, अप टू n ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, मतलब आप सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो, तब उसका आंसर आता है 2n। उसका आता है 2n। यहाँ पे हमने क्या किया? ऑल सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, सारे के सारे हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 0 2 4, मतलब ये बस इवन ऑब्जेक्ट का, इवन कॉम्बिनेशन का मैं एडिशन कर रहा हूँ। इधर मैं क्या कर रहा हूँ? इज इक्वल टू है बीच में, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो उसका आंसर आता है 2n-1। ठीक है, मतलब इवन कॉम्बिनेशन का एडिशन करूंगा तो उसका आएगा 2n-1, और ऑड का करूंगा तो उसका भी आएगा 2n-1। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है। अब ये जो टाइप है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में आपको इन चीजों को रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको जहां ये दिखेगा वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना डायरेक्टली। आपको बोला n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से r आपको आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आर पीपल, मतलब आर लोगों को देने हैं, सच दैट एवरी पर्सन गेट एटलीस्ट 0 ऑब्जेक्ट, कम से कम 0 मिलना चाहिए उसको। 0 एटलीस्ट 0 मतलब क्या? या तो 0 मिलेगा या तो 0 से ज्यादा मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला बनता है, ऊपर है ये n+r-1 p(r-1). ठीक है, अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आर पीपल सच दैट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा या 1 से ज्यादा मिलेगा, तो उसका ये फॉर्मूला बनता है। ऊपर आएगा n-1, नीचे आएगा r-1। तो ये आपको देखो, दोनों केस में r-1 है, लेकिन 0 में क्या होता है? n प्लस, ये ऊपर वाला बदलता है, n+r-1, और यहां आता है n-1। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछेगा। अब देखो अजय के पास 10, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एप्लीकेशन बता रहा हूं। अजय के पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, और 3 डॉटर है, 3 डॉटर है। अभी हम दोनों केस देखेंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, अभी दोनों केस देखेंगे। तो हमारी n की वैल्यू बन गई 10 चॉकलेट, r की वैल्यू बन गई 3 डॉटर, क्योंकि हमारा r क्या रिप्रेजेंट करता है? r हमारा रिप्रेजेंट करता है पर्सन, और हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो पहला है एटलीस्ट 0 मिलना चाहिए, उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, n+r-1 और नीचे r-1। अब देखो r मेरा, सॉरी, n 10 है, r 3 है और -1। मुझे बताओ 10 + 3 कितना? 13, 13 - 1 12, ये 12 हो गया, और नीचे r-1 है, 3 - 1 2 आ गया, तो आपका बन गया 12c2। अब उसके बाद क्या है? यही फॉर्मूला यूज करना है, यही कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, मैं बस यहां तक ही बता रहा हूं जो नया है। एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का क्या आएगा आपका? ऊपर n-1, नीचे r-1। तो आपका देखो n कितना है? 10-1, और नीचे है 3-1, तो आपका बना 9c2। सेम फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है, तो आप ये कैलकुलेशन खुद कर लेना। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे ₹7 दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABC सच दैट देम गेट एटलीस्ट 1 रुपी। देखो आपका n का वैल्यू हो गया 7 रुपी। आपका n क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आपका r क्या है? r आपका ABC, मतलब यहाँ पे r आपका पर्सन है, तो 3 पर्सन है। एटलीस्ट 1 वाला फॉर्मूला यूज करो और ये कैलकुलेशन आप खुद करना। ठीक है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला है उसी तरीके से है। अब देखो आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रिपलेट पी क्यू आर सेटिस्फाई p + q + r इज इक्वल टू n। देखो ये क्या है? ये आपका टोटल दिया है, ठीक है, वेयर p q r आर होल नंबर। तो आपको क्या क्या करना है? यहाँ पे n आपका आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग r पीपल है, एटलीस्ट 0 चाहिए, तो एटलीस्ट 0 का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं एटलीस्ट 0 क्यों ले रहा हूं? देखो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला एटलीस्ट 0, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को मार्क करना, हमने होल नंबर पढ़ा है,
होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है, 0 1। तो इसमें ऑलरेडी 0 आता है, तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें 0 वाला है, तो एटलीस्ट 0 वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो पी क्यू आर आपके होल नंबर है, उसमें 0 आता है, तो हमें 0 वाला अभी का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो पी क्यू आर ये आपका टोटल है, तो एन की वैल्यू आपकी हो गई 8, और आर आपका ट्रिपलेट है, उसकी वैल्यू हो गई 3। ये 0 वाला आपने फॉर्मूला यूज किया, 8 + 3 - 1, और नीचे 3 - 1 10 C2 आ गया। ये फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है। ये सेम कैलकुलेशन मेथड रिपीट हो रही है हमारी। हमने ये फॉर्मूला हमने परमुटेशन में देखा था, ठीक है, तो मुझे तब नहीं मालूम था ये कॉम्बिनेशन का पार्ट है, क्योंकि मैं नोट्स बना रहा था। तो अभी ये अगर आपके n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो उसका आता है 2n आता है। अगर आपको एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला रहता है आपका 2n-1, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, वो परमुटेशन का जो टाइप वहां पे है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसको बाद में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो क्या है, 8 बनाना है बास्केट में, और ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड, यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 बनाना हैज टू बी सिलेक्टेड। देखो आपको 8 बनाना दिए है, अगर आपको पहला तो है नंबर ऑफ वेज सिलेक्टेड पहला, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मार्क के पहला। तो नंबर ऑफ वेज कितना है, 2n है, 2n मतलब 2:8। ये देखो 2:8 मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 2 4 टाइम 16 होगा, और ये भी 16 होगा, 16 16 256 आएगा। आपको एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना है, ये दूसरा केस। तो 2n-1, तो ये आपका 2:8 है, उसमें से -1 करना है। तो आपने ये 2:8 का अभी ऊपर कीमत निकाला था, कितना आया था, 256 आया था, उसमें से 1 माइनस करना है, तो आएगा 255। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच मैन कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको फोकस करना है 1 और मोर। 1 और मोर मतलब क्या है, एटलीस्ट 1, इसका मीनिंग क्या है, एटलीस्ट 1। 1 और मोर का मीनिंग है एटलीस्ट 1। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, 2n-1। ये आपका n का वैल्यू 5 हो गया, या आपने लिखा 5 बार 2, इसका 32 आ गया, इसमें से 1 माइनस करो, आपका आ गया 31, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट टाइप है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप में क्या दे रहा है, ये द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ p + q। अगर आपको p + q थिंग्स टेकन एनी नंबर एट अ टाइम, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को लो, तो आप यहाँ पे p क्या है, p एक काइंड का ऑब्जेक्ट है, q क्या है, दूसरे काइंड का ऑब्जेक्ट है, तो उसका आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनता है। आपको लिखा है p + q एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाय q + एक ब्रैकेट में है, -1 है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, 4 ऑरेंज, 5 पाइनएप्पल, 7 वाटरमेलन है, और आपको क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज पूछा है, ठीक है, चोजन। आपको ऑरेंज कितने हैं, 4 है, पाइनएप्पल 5 है, उनका ही मैं अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ, और वाटरमेलन कितने, 7 है। तो नंबर ऑफ वेज का ये फॉर्मूला है आपका, ये ओ है, ये 0 नहीं है, ये क्या है, ये आपका ओ है, ऑरेंज का O+1, P+1, W+1, एक मल्टीप्लाइड इधर, और ये -1 इधर एक तरफ। तो 4+1, 5+1, 7+1, 5 6 8 आएगा, ठीक है, -1, 5 6 8 कितना, 240, 240 में से एक माइनस किया 239। तो ये आपका एक टाइप है, इस टाइप को आप मार्क कर देना, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको यहां दिया है। जब आपको इस टाइप का एग्जांपल दिख जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हो। अब ये आपका नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या किया है, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर कंजिक्यूटिव थिंग्स। देखो ये आपको इस वर्ड पे फोकस करना है, आर कंजिक्यूटिव थिंग्स, ठीक है, आउट ऑफ n इन अ रो। तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड पे फोकस करना है, एक तो कंजिक्यूटिव होना चाहिए, रो में होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, n-r+1, n-r+1। देखो आपको क्या है, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 कंजिक्यूटिव स्टूडेंट इन अ रो आउट ऑफ 9। तो ये आपका r है, ये आपका n है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है कंजिक्यूटिव का, n-r+1, n 9 है, r 3 है, +1, तो आपका ये 10 - 3 7 आ गया। तो ये आपको इन टाइप को याद रखना है, ठीक है, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। तो ये टाइप डायरेक्टली आते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है सर्कल का। जैसे हमने परमुटेशन में सर्कल का, नेकलेस का अलग देखा था, यहाँ अलग है। द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर कंजिक्यूटिव थिंग्स, यहाँ पे फिर से क्या है, कंजिक्यूटिव लेना है, और कहाँ लेना है, सर्कल में लेना है। तो जब r की वैल्यू n से छोटी होती है, जैसे आपका r 3 है और n 9 है, तब आंसर क्या आएगा, आपका आंसर डायरेक्टली n आएगा। जब r = n होगा, मतलब आपका ये 9 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है 9 में से, तब आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसका मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं। टोटल वेज, अभी आपको टोटल वेज ऑफ 9 पर्ल्स है, सिलेक्टेड फॉर अ नेकलेस ऑफ 24 पर्ल्स। देखो आपका आर यहाँ पे क्या है, आर आपका लेस देन एन है, आपकी आर की वैल्यू कितनी है 9 है, और एन की वैल्यू कितनी है आपकी 24 है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, यहां से इस केस से आपका आंसर आएगा एन। तो आप देख लो, इसका आपका आंसर आ जाता है n इज इक्वल टू 24। अब ये डायरेक्ट टाइप है, इसके कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग। आपके पास अगर 10 आइडेंटिकल ही है, आप ये समझ लो आपके पास 10 कैडबरी है। अब 10 कैडबरी में से मुझे 3 कैडबरी सिलेक्ट करनी है। मुझे बताओ मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, मैं हाथ डालूंगा, हर बार मुझे कैडबरी मिलेगी, हर बार कैडबरी मिलेगी, तो इसलिए क्या होगा, उसका 1 ही बनेगा। आप कुछ भी निकालोगे तो वही निकलेगा, तो यहां पे सिंपली 1 बनेगा। तो जब आइडेंटिकल थिंग्स है, उसमें से आपको आर थिंग्स लेनी है, तो आपका आंसर 1 आएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 0 और मोर, ये सेम है, 0 और मोर थिंग्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग। तो यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 0 वाला केस है। जब आपका एटलीस्ट 0 वाला केस आएगा तो उसमें आपका आंसर बनेगा n+1। तो ये टाइप को आपको बस याद रखना है, ये जनरली पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो आपका इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म हुआ है। तो अभी कॉम्बिनेशन का हमारा आखिरी लेक्चर बचा है, पार्ट 5। तो ये कल हो जाएगा, उसमें भी इतना ही मोस्टली रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब अलग क्वेश्चन होगा। मोस्टली सारा कॉम्बिनेशन का टाइप यहाँ कवर हो चुका है, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन वहां पे बचा, वो कल हो जाएगा। और परमुटेशन के जो नोट्स है उसको मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ, तो उसमें 7 टू मतलब 5 टू 10 क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वही है जो हमने टाइप लिए हुए, तो उनको उन टाइप में मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो जब नोट्स बन जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और मैंने कल भी जैसे बोला था कि आप इसका व्यूज का लोड मत लेना, कि व्यूज कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आप उसका मत सोचना, ठीक है, कितना व्यूज आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। जैसे आपको कोई क्वेरी होगी तो ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप इस पे मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आ रहा है, या कोई इशू है या कुछ है, ठीक है, तो मैं वीडियो तो ज्यादातर करके मैं रेगुलर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ऐसे होता है कि मॉर्निंग का टाइम कभी इवनिंग हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मैं 5 लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी हमारे मेन टॉपिक तो हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे टॉपिक है, तो एक तो हमने नंबर सिस्टम कर लिया, नंबर सिस्टम में हमने प्राइम नंबर कर लिया, डिविजिबिलिटी कर लिया है, उसके बाद हमने नंबर सिस्टम में ही हमने रिमाइंडर का भी कर लिया है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का भी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन भी किया है। अभी हमारा जो परमुटेशन है और कॉम्बिनेशन है ये भी खत्म हो गया। तो जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वर्क वाला चालू कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी का नोट्स बनाने में टाइम जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी मैं बाद में करूंगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक में वर्क का चालू करूंगा। तो जब ये छोटे टॉपिक जब चलते रहेंगे तब मैं प्रोबेबिलिटी के नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बुक्स में बहुत जगह दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी के मैं नोट्स बनाऊंगा। तब तक नेक्स्ट टॉपिक वर्क का चालू करूंगा। देखो आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये कितना लंबा पढ़ा रहे हैं या क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार लिटरली ऐसा है कि सीसेट की वजह से ही मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई नहीं हुए हैं। आप किसी को भी आप पूछोगे ना, तो जीएस में बहुत लोगों का स्कोर आया है, सीसेट की वजह से बहुत लोग इस बार बाहर हो चुके हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको मतलब एक उनका पूरा साल चला गया है, ठीक है, उनका एक अटेम्प्ट चला गया है, प्लस उनके पैसे 3 से 4 लाख रुपया मिनिमम रहने के जाने वाले। तो मैं उन लोगों के लिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ जो एक्चुअली अपने अटेम्प्ट के लिए सीरियस है। तो सीसेट का आप, मैं उन लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ जो कैजुअली देख रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, या व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी व्यूज के लिए बाद में सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो किसी को अगर ये रहेगा कि आप कंप्लीट करोगे नहीं करोगे कोर्स, वो लोड मत लेना। देखो, या तो मैं जैसे टीचिंग में जनरली तभी करता हूँ जब मतलब मैं कोई चीज कंप्लीट करने वाला हूँ, तो नहीं तो मैं जनरली टीचिंग वगैरह ऐसी चीजों में मतलब जानबूझ के नहीं गिरता हूँ। इसके पहले मैंने 2011 से लेकर 2015 के बीच में टीचिंग करी हुई है 4 साल। तो 11th और 12th के स्टूडेंट को मैंने फिजिक्स और मैथ पढ़ाया हुआ है। तो आप ये समझ लेना कि अभी जैसे हमने जो सबसे बड़े टॉपिक है सीसेट में अभी
जिसका फियर मतलब हर स्टूडेंट को लगता है, वो सबसे बड़े 5 टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं। और आप ये समझ लेना कि जो 5 टॉपिक है सीसैट के, वो हमने मतलब विद इन 1 मंथ कंप्लीट हुए। और 1 मंथ भी ऐसा नहीं है कि हमने डेली बहुत बड़े बड़े लेक्चर डाले हैं। तो हमारा जो नॉर्मल लेक्चर होता है वो 40 टू 60 मिनट का होता है। आप देख लेना, आज हमारा जैसे 21st लेक्चर है और कल हमारा 22nd लेक्चर होगा। तो 22nd लेक्चर, ठीक है, उसमें हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। और वो भी आप अगर काउंट करोगे, अगर मतलब 60 मिनट से भी काउंट करोगे, तो विद इन 22 आवर्स हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। बस ये आपको करना है कि आपको जीएस का आपका प्रिपरेशन रेगुलर करना है और सीसैट को आपको थोड़ा थोड़ा ही डेली टाइम देना है। तो आप ये मत करना कि आप मतलब वीडियो का वेट कर रहे हो, मॉर्निंग में नहीं आई तो मैं देखूंगा नहीं, चैनल अनफॉलो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि टेलीग्राम पे ही मैं अपडेट डाल रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे जैसे अगर वीडियो लेट आने वाला है या नोट्स लेट आने वाला है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स डाल देता हूँ। टेलीग्राम पे भी इसी का पीडीएफ मैंने डाला होता है, और अगर नोट्स में कहीं गलती होती है तो उसका मैं करेक्टेड भी चीज वहां पे डाल देता हूँ। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा चैनल नेम है, ठीक है, हमारा चैनल नेम है @accuracy, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अंडरस्कोर है ये और IS, तो ये अंडरस्कोर नीचे है, @accuracy_IS, यही हमारा टेलीग्राम है, यही हमारा यूट्यूब है। तो आपने अगर यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग Accuracy IS। जय हिंद।